जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम ज्योतिषी के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अलग अलग विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं केंद्राधिपति दोष के बारे में। तो अब हम जानेंगे कि केंद्राधिपति दोष क्या होता है, ये कैसे लगता है कुंडली में और इसका क्या क्या प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, केंद्राधिपति मतलब केंद्र के अधिपति होना, या फिर आप कह सकते हो कि अगर किसी ग्रह को केंद्र का आधिपत्य मिल जाता है, अगर वो केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, तब वहां ये दोष जो है अप्लाई होता है, नियम लागू होता है। अब ये होता कब है? ये तब होता है जब आपके केंद्र में, अभी हम केंद्र के भाव को बताएंगे, जब केंद्र में शुभ ग्रहों की राशियां आती है। ये शुभ ग्रहों के लिए ही बनता है। देखिए, पहले शुभ ग्रहों के जान लेते हैं हम और केंद्र को जान लेते हैं। तो केंद्र के भाव होते हैं, आपका ये लगन होता है, कोई भी कुंडली हो आपकी, किसी भी लगन की कुंडली हो, ये आपका इसको जो प्रथम भाव होते हैं इसको हम लगन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लगन हुआ। अब एक नंबर इसको कहेंगे, एक लगन हुआ, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस तरीके से हम नंबर देते चले जाएंगे। तो ये जो 1, 4, 7, 10, देखिए ये क्या है? ये नंबर हुए, मतलब ये भाव के नंबर है कि ये पहला भाव होता है, ये चौथा भाव होगा, ये 7वां भाव होगा, ये 10वां भाव होगा। लेकिन ये भाव के जो ये यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको राशियां बोलते हैं। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 नंबर लिखा जाए तो ये कौन सा लगन हुआ? ये वृषभ लगन हो जाएगा। अगर 2 की जगह यहाँ पर हम 3 नंबर लिख दें, यहाँ पर हम 3 नंबर लिख दें इस तरह, तो ये क्या हो गया? ये मिथुन लगन हो गया। तो हम मिथुन लगन के लिए अगर सपोज करिए बनाते हैं तो 3 नंबर यहाँ आएगा, यहाँ पर 4 नंबर, मतलब यहाँ कर्क राशि आएगी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 5 नंबर आएगा, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। तो अब आपको अगर केंद्र के भाव की बात करें तो केंद्र के भाव कौन कौन से हुए? एक भाव ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और आपका ये दशम भाव। इनको क्या बोलते हैं? इनको केंद्र के भाव बोलते हैं। अब अगर आप इनमें भाव में बात करें राशियों की, तो पहले अगर हम बात करें मिथुन लगन की कुंडली में, लगन में क्या होगा? क्योंकि मिथुन लगन है तो ये मिथुन राशि हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव में देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कन्या राशि है यहाँ पर। और अगर हम सप्तम भाव में बात करें 9 नंबर, मतलब धनु राशि है। और दशम भाव की बात करें तो 12 नंबर, मतलब कि मीन राशि है। तो अभी आपको ये पता लग गया होगा केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं। इन भाव को केंद्र के भाव कहा जाता है। पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव को केंद्र के भाव, और ये पहला, 5वां और 9वां, इन भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। मतलब आपका जो लगन होता है वो त्रिकोण में भी और केंद्र में भी गिना जाता है। ठीक है, ये हमारी बात हुई इनके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के बारे में। अब देखिए, केंद्राधिपति दोष जो लगेगा वो शुभ ग्रहों के लिए लगेगा। अर्थात अगर शुभ ग्रहों की राशि जो है, अर्थात शुभ ग्रहों की राशि अगर केंद्र के भाव में आए तब ये दोष लगता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं शुभ ग्रहों की। तो कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं? तो देखिए, चंद्र को माना जाता है नैसर्गिक शुभ ग्रह, बुध को, गुरु को, शुक्र को। ये जो 4 ग्रह हैं आपके, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्रूर ग्रह, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो क्रूर ग्रह होते हैं, और पापा ग्रह ये जो होते हैं, इनके अगर हम बात करें तो सूर्य के क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु और केतु। शनि, राहु, केतु ये जो है पापा ग्रहों की श्रेणी में जो है आते हैं। राहु जो होते हैं, ये शनि और राहु, ये सर्वाधिक पापा ग्रह में माने जाते हैं। तो अभी आपको पापा ग्रह का पता लग गया है, शुभ ग्रहों का पता लग गया है, और हमने शुभ ग्रहों के साथ इनकी राशियां भी लिख दी है। देखिए, चंद्र का मतलब, जो चंद्र की जो राशि होती है कुंडली में 4 नंबर, उसको कर्क राशि जो होती है, चंद्र को अलॉटेड है, चंद्र की कर्क राशि होती है, जिसका नंबर जो होता है 4। यहाँ पे जो 4 का अंक जो लिखा बता रखा है, ये कर्क राशि है चंद्र की। बुध की राशि, बुध को कुंडली में 2 राशियां प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी राशि प्राप्त है? बुध को 3 नंबर और 6 नंबर, मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि, ये बुध की राशि है। अभी हम शुभ ग्रहों की बात करेंगे। देखिए, पापा ग्रह सिर्फ बताए हैं आपको, इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं शुभ ग्रहों की। तो चंद्रमा का पता लग गया, बुध का पता लग गया। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु को 2 राशियां, उनको भी 2 ही राशि होती है, 9 और 12, मतलब धनु राशि और आपकी मीन राशि। शुक्र की बात करें, शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 7,
मतलब 2 का मतलब आपकी वृषभ राशि और 7 का मतलब तुला राशि। इसका मतलब अब आपको पता लग गया ये राशियां क्या हैं, ये राशियां आपकी शुभ ग्रहों की राशियां हैं। अर्थात अगर कुंडली में केंद्र के भाव में इनसे संबंधित राशियां आती हैं तभी हम केंद्राधिपति दोष का जो है विचार कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आती है। अब देखिए हमने जैसे बताया यहाँ पे हमने लिया मिथुन लगन को, तो मिथुन लगन में अगर हम बात करें तो केंद्र के अगर भावों की बात करें तो चारों ही भावों में शुभ ग्रहों की राशि है। कौन कौन से? तो देखिए 3 नंबर मतलब बुध की राशि, 6 नंबर वो भी बुध की राशि, और 9 नंबर का मतलब धनु राशि वो गुरु की राशि हो गई, और 12 नंबर का मतलब मीन राशि जो कि गुरु की राशि है। मतलब मिथुन लगन में बुध और गुरु 2 की राशियां, 2 ग्रहों की, 2 शुभ ग्रहों की राशियां आती है। इसका मतलब अब हम इस लगन में, मिथुन लगन में जो है यहाँ पर बुध और गुरु से संबंधित केंद्राधिपति दोष का विचार कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि केंद्राधिपति दोष किस प्रकार से लगता है। ये तो आपको पता लगे कि केंद्राधिपति दोष कैसे लगता है, क्या होता है। मतलब कि अगर कुंडली में जो है केंद्र के भाव में कोई शुभ ग्रहों की राशि है और उस राशि के जो स्वामी है वो केंद्र में ही बैठ जाते हैं तब ये दोष लगता है। तो अब जैसे सपोज करिए ये है हमारा 3 नंबर, मतलब जो है केंद्र के भाव है और यहाँ पे बुध अगर बनते हैं जो है लग्नेश, तो बुध अगर कुंडली में जो है केंद्र के भावों में बैठ जाए, मतलब अगर बुध जो है यहां पर बैठ जाए, अगर बुध यहां पर बैठ जाए, अगर बुध यहां पर बैठ जाए, और या फिर अगर बुध जो है यहां पर बैठ जाए, आप एक लगन से अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो आप बाकी सभी लगनों में जो है ये जो नियम है लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। देखिए अभी हमने क्या कहा कि केंद्र के भाव में अगर ये बुध बैठ जाए तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन अगर बुध यहां पर बैठे हैं तो कौन सा योग बना? कुंडली में भद्र योग नामक पंच महापुरुष योग बनता है। एक बात हो गई क्लियर। अब यहां पर अगर बुध बैठ जाते हैं तो यहां पर भी कन्या राशि में बुध उच्च के होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो इन 2 भावों में अगर बुध बैठते हैं तो क्या योग बनाया? भद्र योग बनाया। तो हमने अक्सर ये देखा है कि अगर शुभ ग्रहों की राशि आती है और वे स्वामी जो है अगर कोई योग बना लेते हैं, किसी भी तरीके का पंच महापुरुष योग अगर बना लेते हैं वे, तो उनको जो है केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। अर्थात उस समय में, क्योंकि ये दोष का प्रभाव जो मिलता है दशा महादशा में मिलता है, तो अर्थात दशा महादशा में वो ग्रह अपना शुभ फल देंगे। जो अशुभ फल जो हम केंद्राधिपति दोष के कारण कहते हैं कि उस भाव से संबंधित हमें परेशानियां आने लग जाती हैं, तो वो परेशानियां आपको नहीं आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर अगर बैठे हैं तो यहां नहीं लगेगा, तो इसको हटा देते हैं हम, और यहां पर भी हटा देते हैं। तो अब हुआ क्या, आपने देखा कि अगर मिथुन लगन की कुंडली है और अगर हम बात करें बुध की बात करें, तो बुध अगर यहां पर बैठते हैं तो आप कह सकते हो केंद्राधिपति दोष है, यहां पर बैठते हैं तो भी आप कह सकते हो केंद्राधिपति दोष है। और अगर है तो इन भावों से संबंधित कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आएगी। कब? जब बुध की महादशा, अंतरदशा, इन सब से संबंधित बातें अगर हम करें, दशा महादशा से संबंधित, तब ये जो है समस्या आती है। लेकिन हम आपको तब भी बता देते हैं कि कुंडली में जब ये ग्रह क्या है, ये योग कारक ग्रह है, और अगर ये समस्या बनती भी है तो ये आपको थोड़ा मेहनत, एफर्ट जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा उस समय में, और आपको फिर रिजल्ट जो है उसके अनुकूल मिल जाएंगे। मतलब आपको अपनी योग्यता को जो है वहां पर बढ़ाना होगा, आपको अधिक मेहनत करके जो है फल को हासिल करना होगा। ये नहीं कि अगर महादशा, जैसे सपोज करो भाई कुंडली में बुध जो है योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक ग्रह बनकर चलिए सप्तम भाव में बैठ गए हैं, दशम भाव में बैठ गए हैं, सपोज करिए दशम भाव में बैठ गए हैं, और अगर हमारी जो है बुध की महादशा आती है तो हम ये सोचेंगे कि हमारा जो, अगर ये दशम भाव कर्म स्थान से संबंधित भाव है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे कर्म भाव में जो अपने आप से ही सब कुछ हो जाएगा। और ये बुध जो है अगर केंद्राधिपति दोष लेकर बैठे हैं तो अब ये हम सोचेंगे कि अपने आप से ही सब कुछ जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे उस समय में, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हमारा वहाँ पे गलत मत हो जाएगा। अर्थात उस समय में हमें अपनी योग्यता को बढ़ाकर हमें जो है ज़्यादा मेहनत करके जो है अपने जो हम अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं हम उसको अचीव कर सकते हैं। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, उसको हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी लगन की अगर हम बात करें, अब इस लगन में अब हम बात करते हैं, क्योंकि शुभ ग्रहों में गुरु भी है, गुरु की राशि, एक राशि आती है आपकी सप्तम भाव में और एक राशि आती है आपकी दशम भाव में। तो यहां तक आपको तो पता लग गया होगा कि अगर बुध लगन में बैठते हैं, अगर बुध जो है आपके इसमें चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तो केंद्राधिपति दोष ना लगकर ये भद्र योग नामक पंच महापुरुष योग बनेगा।
और इसमें भी अगर आप कह देते हो कि अगर कोई कहता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि इसमें भी केंद्राधिपति दोष बनता है, तो वहां पर आपको जो है हमने बताया भी है, यहां पर प्रभाव जो होता है ग्रह का वो समी प्रभाव होगा। ये नहीं कि आपको बहुत अधिक नेगेटिव प्रभाव दे देगा, इस तरीके का प्रभाव नहीं होगा। होगा तो तब होगा जब अभी हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। देखिए अब इस लगन में अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु अगर हम देखिए अभी बुध की जो बात थी, बुध केंद्र भाव त्रिकोण के भी स्वामी थे, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर अब जैसे गुरु है, गुरु तो केवल केंद्र के स्वामी हैं। गुरु यहां पर क्या है, इस भाव मतलब सप्तम भाव और दशम भाव केवल केंद्र के स्वामी हैं। लेकिन अगर बुध की बात करी जाए तो बुध इस केंद्र भाव के भी, और यहां पर अगर हम बात करें क्योंकि लगन को त्रिकोण से भी संबंध मानते हैं, तो ये त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो अक्सर ये देखा गया है अगर त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में भी आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, तो वहां पर ये जो दोष है वो पूर्णतः समाप्त की मतलब समाप्ति रहेगा, मतलब वो दोष जो है ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरीके की स्थिति होती है अगर वो योग बना रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे बुध ने क्या करा, अगर सपोज करिए बुध जो है यहां पर बैठ गए, तो बुध का क्या होगा, बुध यहां पर देखिए केंद्र के भी स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी है, और त्रिकोण के स्वामी होकर ये कहां बैठे हैं, ये लगन में जो चतुर्थ भाव में बैठकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष योग बनाए हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि बुध की महादशा जो है ये अच्छी ही जाएगी। यहां पर आप केंद्राधिपति दोष नहीं कहेंगे। अब आपको समझ में आया क्यों नहीं कहे, क्योंकि देखिए एक तो भद्र योग बन गया, योग बनने के बाद तो अक्सर पहले ही आप कह सकते हो कि केंद्राधिपति दोष नहीं है। और उसके बाद ये भी कह सकते हो कि अगर वो ग्रह की राशि त्रिकोण में आ रही हो, सपोज करिए पंचम भाव की हो, नवम भाव की हो, या आपके लगन मतलब प्रथम भाव की हो, तो आप कह सकते हो अब तो बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं गुरु की। देखिए गुरु अगर कुंडली में जो है, अगर सपोज करिए गुरु यहां पर, देखिए हम पहले हम चारों भाव में बता देते हैं, यहां पर और यहां पर और यहां पर। देखिए गुरु के लिए भी वही वाला नियम लागू करते हैं। देखिए गुरु इस कुंडली में देखिए केंद्र के ही स्वामी है, तो ये त्रिकोण के स्वामी तो नहीं है, लेकिन अब ये त्रिकोण के स्वामी नहीं है। अब ये कुंडली में गुरु अगर लगन में बैठते हैं, यहां पर बैठते हैं, तब हम कहेंगे केंद्राधिपति दोष है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शुभ ग्रहों की राशि केंद्र में आई और उनके जो स्वामी मतलब केंद्र के अधिपति हैं, गुरु इस समय क्या हुए, केंद्र के अधिपति होकर क्या है, केंद्र के ही भाव में बैठे हैं। और कैसे, बिना योग बनाए, योग तो नहीं बना यहां पर, तो क्या केंद्र के तो स्वामी हैं लेकिन बिना योग बनाए केंद्र में ही बैठे हैं, तो अब हम कह सकते हैं ये केंद्राधिपति दोष बनता है। कहां पर, यहां पर बना। अगर ये गुरु यहां पर बैठते हैं आपके कुंडली में, अगर ये गुरु जो है केंद्र के अधिपति बनकर, क्योंकि सप्तम और दशम के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तो यहां पर भी क्या बना, यहां पर भी ये केंद्राधिपति दोष बना। अब क्या होगा, अब सपोज करिए गुरु की दशा महादशा अगर आती है, तो वो महादशा क्या होगी, व्यक्ति अगर चतुर्थ भाव से संबंधित अगर बातों की बात करें, भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर बातों की बात करें, या माता के साथ संबंधों की बात करें, तो इस महादशा में व्यक्ति को जो है ज्यादा अपने आप को एफर्ट डालना पड़ेगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा उस समय के लिए, जो है उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, मतलब आराम से नहीं मिलेगी, और हो सकता है इन संबंधित चीजों को प्राप्त करने में उसे जो है काफी कष्ट भी उठाना पड़े इन सब बातों से संबंधित। तो ये यहां पर हमने बात करी। अब ये दो भाव की पता लग गया। अगर गुरु यहां पर बैठते हैं, देखिए अगर गुरु यहां पर बैठते हैं, अब होगा क्या, गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये बात तो समझ में आती है कि गुरु इस लगन में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी त्रिकोण के तो स्वामी नहीं है। ये बात आपको समझ में आती है, त्रिकोण के तो स्वामी नहीं है, लेकिन क्या है, अब त्रिकोण के स्वामी तो नहीं है, लेकिन क्या बनाए हैं, राजयोग बनाए हैं। कौन सा राजयोग बनाए हैं, यहां पर बैठकर ये हंस राजयोग नामक पंच महापुरुष योग बनाए हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आती है कि अगर गुरु यहां पर बैठे हैं तो केंद्राधिपति दोष जो है, जैसे कि हमने बताया कि अगर योग बनता है तो नहीं लगेगा। ये बात आपको क्लियर है। तो योग बना, हंसराज योग बना, हमने कहा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहां पर, क्योंकि एक बात और दो बातें हमने कही, योग और साथ साथ त्रिकोण। क्या बात कही हमने बात कही योग और त्रिकोण। ये दो बात आप याद रखिए बस। देखिए योग बना तो हमने कहा नहीं लगा, लेकिन अगर त्रिकोण में भी, मतलब अगर त्रिकोण में नहीं है तो क्या कह सकते हैं, योग बनने के बाद भी थोड़ा प्रभाव वहां पर रह जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, अब गुरु की महादशा अगर सपोज करिए मिथुन लगन है और गुरु जो है सप्तम भाव में बैठकर जो है हंस राजयोग बनाए हैं, और गुरु की महादशा अगर आती है तो होता क्या है, मैंने अक्सर जो है देखा, मेरे जो एक्सपीरियंस अब तक का रहा है उसमें हमने देखा है कि गुरु की महादशा में जो है व्यक्ति को जो है ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी,
अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा। और अगर सप्तम भाव से बात करें तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी उनको जो है थोड़ा सा अपना एफर्ट जो है लगाना पड़ा, मतलब स्मूथ नहीं चली, इस तरीके की स्थिति बनती है। लेकिन बहुत अधिक समस्याएं यहाँ पर तब भी नहीं बनती है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, हंस राजयोग बनाए हुए हैं। अब आप ये देखिए, जब गुरु की महादशा चली जाती है, जब गुरु की महादशा चली जाती है और गुरु के बाद शनि की महादशा आती है, तो उस महादशा में होता क्या है कि जब, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर, गुरु हंस राजयोग बनाकर सीधी दृष्टि लगन पर डालते हैं, लाभ पर डालते हैं, पराक्रम पर डालते हैं। व्यक्ति उस समय जैसे गुरु की महादशा में उसने ज्यादा एफर्ट लगाया था, ज्यादा कष्ट उठाया था और उसको रिजल्ट कम मिले थे अगर एजुकेशन ज्ञान से संबंधित बातों में, तो ये जो शनि की महादशा आएगी और गुरु की दृष्टि जब इनकी लगन पर पड़ेगी तो ये यहाँ पर जो है बहुत अधिक प्रभाव, एकदम मजेदार वाला प्रभाव कि एकदम जो है ज्ञान ऐसा मिलेगा कि जिसकी वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, उतना अच्छा जो है प्रभाव देखने को मिला है। क्योंकि हंस राजयोग भी बना है और उसके बाद गुरु की दृष्टि जब लगन पर पड़ी तो व्यक्ति को ऑटोमेटिक ऐसा ज्ञान मिला, अपने आप से इतना ज्ञान मिला कि वो जो है मतलब उसको जो है कहा नहीं जा सकता, इतना अच्छी तरह से उसको व्यक्ति को ज्ञान मिला। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि गुरु की महादशा में थोड़ी समस्या क्यों बनी, क्योंकि गुरु यहाँ पर क्या है, त्रिकोण के स्वामी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, ये यहाँ पर बैठकर योग कारक मतलब योग बना रहे थे, जिसके कारण गुरु की महादशा सही, मतलब काफी, मतलब जो है बहुत अधिक सही नहीं कर सकते, मतलब जो है ज्ञान के मामले में, लेकिन आज सही गई। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें ना, उसके बाद भी गुरु कैसा प्रभाव देते हैं लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम गुरु जो है अच्छा ही प्रभाव देंगे, गुरु अच्छा ही प्रभाव देने वाले हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे केंद्राधिपति दोष से संबंधित बात। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर यही नियम लागू करके हम बात करते हैं, सपोज करिए, क्योंकि मिथुन लगन में तो हमने इस तरीके से बात करी, अगर सपोज करिए कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन में यहाँ पे 6 नंबर आएगा, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पे 11, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4 और आपका 5। तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पर शुभ ग्रहों की अगर हम बात करें तो वही सेम बुध और गुरु ये बनते हैं। तो अब क्या होगा, बुध का वही प्रभाव कि बुध यहां पर क्या है, अगर यहां पर बैठ गए चतुर्थ भाव में, यहां पर सप्तम भाव में बैठ गए तो ये केंद्राधिपति दोष बनेगा, तो उसकी महादशा में समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अगर वही बुध जो है लगन में या दशम भाव में बैठते हैं तो उसका प्रभाव जो है अच्छा ही जाएगा, क्योंकि यहां पर त्रिकोण के भी वे स्वामी हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। अब उसके बाद यहां पे अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु अगर लगन में और दशम में बैठते हैं तब तो केंद्राधिपति दोष का पूर्ण रूप से परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही गुरु आपकी कुंडली में जो है यहां पर बैठते हैं चतुर्थ भाव में और आपके सप्तम भाव में बैठते हैं, तो देखिए सप्तम भाव में अगर बैठेंगे वही वाला नियम कि महादशा में थोड़ा सा आपको जो है हो सकता है कम मिले, लेकिन लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि हंस राजयोग बनकर गुरु की दृष्टि लगन पर है, तो व्यक्ति को जो है लाइफ टाइम एक अच्छा ज्ञान जो है वो मिलता ही रहेगा। ये बात सत्य है। तो आपको यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से संबंधित बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोगों का मानना क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज करिए गुरु यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, शुभ ग्रह बैठ गए, कुछ लोग मानते हैं, अक्सर सभी नहीं मानते कि गुरु यहां पर बैठ गए या शुभ ग्रह केंद्र में बैठ गए तो वो तब भी केंद्राधिपति दोष मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। केंद्राधिपति दोष तभी होता है जब वह ग्रह केंद्र के स्वामी हो, और केंद्र के स्वामी तभी होंगे जब उनकी राशियां क्या है, केंद्र के भावों में आती हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर सपोज करिए, अब हम बात करते हैं, सपोज करिए धनु लगन की बात करते हैं। अब हम जो है तो धनु लगन में बात करते हैं तो 9 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8। तो अब यहां पर भी क्या होगा, मिथुन लगन के हिसाब से ही बिल्कुल सेम वही बनता है उसी तरीके से कि भाई यहां पर 3, 6 आ रहे तो अब यहाँ पे 9, 12 इस तरीके से हो जाता है। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर 9 नंबर बना है आपके लगन में। तो अब यहां पर अगर गुरु की बात करें तो गुरु यहां पर बैठते हैं, तो गुरु यहां पर बैठकर क्या बनाएंगे, हंस राजयोग बनाएंगे, और यहां पर वे त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो इसका मतलब अगर गुरु की महादशा आती है तो व्यक्ति को क्या करेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उसको अच्छा ही महसूस होगा, मतलब अगर वो कोशिश करता है तो उसको अच्छा ज्ञान वो अर्जित कर सकता है, व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है अपने जो है। तो ये बात अगर हम बात करते हैं इस वाले केस में होती है।
ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें गुरु की, गुरु यहां पर बैठ जाए तो यहां पर बैठ जाए, तब वहां पे जैसे आप सपोज करिए हाँ गुरु यहां पर बैठ जाते हैं, तो अब आप कह सकते हो कि यहां पर जो है गुरु की महादशा में भी और लाइफ टाइम में भी जो है गुरु जो है केंद्राधिपति दोष बनकर यहां पर विवाह से संबंधित जो है बातों में अगर हम बात करें, क्योंकि विवाह का विचार सप्तम भाव से दाम्पत्य का विचार किया जाता है, तो वहां पर वे समस्या बनाने वाले होंगे, ये आप यहां पर कह सकते हो बात। लेकिन अगर वही बात अगर यहां पर अब यहां पे बुध की बात करें तो बुध यहां पर बैठकर क्या बनाएंगे, बुध यहां पर बैठकर भद्र योग तो बनाएंगे। अब वही बात हो गई, बुध यहां पर बैठकर भद्र योग तो बनाएंगे, तो इसका मतलब प्रभाव तो अच्छा है, परंतु क्या है, क्योंकि बुध इस कुंडली में जो है कहीं भी त्रिकोण के स्वामी नहीं है। अगर वो त्रिकोण के स्वामी होते तो पूर्ण रूप से आप कह सकते थे बिल्कुल अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बुध त्रिकोण के स्वामी ना होकर यहाँ पे थोड़ी सी कमी लाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा ही मतलब अच्छा ही प्रभाव रहेगा, थोड़ी सी कमी कह सकते हो बुध की महादशा में, लेकिन केंद्राधिपति दोष नहीं माना जाएगा। कुल मिला के आप एक बात याद रखिए, अगर कोई योग बनता है, अगर सपोज करिए शुक्र के कारण, देखिए शुक्र के कारण मालवीय योग बनेगा, तब आप कह दीजिए कि केंद्राधिपति दोष नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु के कारण जो है आपका जो है हंस राज योग बनेगा, तब भी कह दीजिए, और बुध के कारण भद्र योग बनेगा, तो तब भी आप कह सकते हैं कि केंद्राधिपति दोष नहीं है, केंद्राधिपति दोष नहीं है। और साथ ही अगर सपोज करिए मतलब जो है आपका योग भी बन गया और त्रिकोण के स्वामी भी बन गए, तब तो बिल्कुल भी नहीं है, तब तो बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। तो हम बात करी मिथुन की, कन्या की, धनु की, इसकी इसलिए बात करी क्योंकि अगर इन लग्नों की बात करें तो इन लग्नों में चारों ही राशियां किसकी थी, चारों ही राशियां शुभ ग्रहों की थी। अगर सपोज के लिए हम बात करते हैं मकर लगन की, देखिए मकर लगन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका 9। तो इस समय अगर हम बात करते हैं मकर लगन की बात है तो देखिए यहाँ पे तो पापा ग्रहों की राशि है, शनिदेव की राशि है, यहाँ पे मंगल की राशि है, यहाँ पे चंद्रमा की, ये तो देखिए ये चंद्रमा की राशि है, और ये आपकी किसकी राशि है, ये आपकी राशि है शुक्र की राशि है, तुला राशि। तो अब इसकी अगर हम बात करें, इस लगन की बात करें, तो अब देखिए शुक्र की राशि अगर सपोज करें शुक्र यहां पर बैठ जाते हैं, तो हमने क्या करा, शुक्र यहां पर बैठकर तुला राशि में बैठकर अपनी ही राशि में बैठकर केंद्र के भाव में बैठकर कौन सा मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये योग बनाए और सपोज करें इन्हीं की महादशा आती है व्यक्ति के जीवन में, और ये क्या है, ये यहां पर किसके केंद्र के त्रिकोण के भी स्वामी है। देखिए 2 नंबर यहां पर आ रहा है, इसका मतलब त्रिकोण पंचम भाव त्रिकोण के भी स्वामी है, तो इसका मतलब शुक्र की महादशा इनके लिए क्या आएगी, अच्छी ही जाएगी, केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अगर वही शुक्र जो है इनकी कुंडली में जो है यहां पर बैठ जाए, तब आप कह सकते हो ये क्या है कि शुभ ग्रहों की राशि होकर, मतलब जो है शुभ ग्रहों की राशि केंद्र में होकर और केंद्र में ही बैठता है ग्रह, सपोज करिए यहां पर बैठ जाते हैं, यहां पर बैठ जाते हैं या यहां पर बैठ जाते हैं, तब आप क्या कहोगे, तब आप कह सकते हो कि ये क्या है, केंद्राधिपति दोष है, और उस भाव से संबंधित जो है वो थोड़ी सी समस्या, मतलब उस भाव से संबंधित समस्या उत्पन्न करने वाला है। फिर भी मैं एक बात और कहूंगा कि कुंडली में एक बात को देखकर आप पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सकते कि वहां पे बहुत अधिक समस्या, ये सब समस्या उत्पन्न होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, उन सबका विचार करके ही जो है प्रेडिक्शन करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इस कुंडली में अगर सपोज करें चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा तो यहां पर बैठकर भी क्या करेगा, क्योंकि ये राजयोग तो बनाया नहीं इसने, चंद्रमा यहां पर बैठकर भी ये समस्या ही उत्पन्न करने वाला होगा, ये यहां पर बैठकर केंद्राधिपति दोष का ही कार्य करेगा, ये बात तय है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक और बात करते हैं, कुंभ की भी बात करें तो कुंभ में भी इसी तरीके से 11 नंबर, यहां पर हम बात करें तो 12, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि शुक्र की राशि क्या है, भाग्य भाव में बन रही है, नवम भाव में बन रही है। इसका मतलब जो शुक्र है आपकी कुंडली में जो है योग कारक ग्रह है, और साथ साथ मतलब नवम भाव मतलब त्रिकोण का भी स्वामी है। और सपोज करिए शुक्र यहां पर बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, अब शुक्र का जब यहां पर बैठते हैं, शुक्र यहां पर बैठ के मालवीय नामक योग बनाएंगे, साथ साथ त्रिकोण के भी स्वामी है, साथ साथ त्रिकोण के भी स्वामी है। इसका मतलब जब शुक्र की महादशा आएगी तो व्यक्ति को यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख व्यक्ति को देने ही वाले होंगे। उसमें बहुत अधिक जो है अगर प्रयत्न की बात करें तो वो नहीं, मतलब जो है व्यक्ति को सब कुछ, अगर वो एफर्ट मतलब जो भी कुछ कर मेहनत, जितनी मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसका अच्छा परिणाम व्यक्ति को जीवन में मिलेगा। तो यहाँ पर बैठकर शुक्र केंद्राधिपति दोष नहीं बनाएंगे, और साथ साथ जो है त्रिकोण के भी स्वामी है, त्रिकोण भी मैटर करता है, त्रिकोण के भी स्वामी है, योग भी बनाया, मालवीय योग भी बनाया और साथ साथ त्रिकोण के भी स्वामी है। तब आप कह सकते हो कि पूर्ण
रूप से कि व्यक्ति को जो है केंद्राधिपति दोष नहीं लगा है। और साथ साथ अगर ये शुक्र यहां पर बैठ जाता है, यहां पर बैठ जाता है, यहां पर बैठ जाता है, तब आप कह सकते हो कि उन भाव से संबंधित परेशानी केंद्राधिपति दोष हैगा। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूं कि अगर कर्क लगन है, देखिए कर्क लगन है तो कर्क लगन में जो है यहां पर सपोज करिए जो है 4 नंबर आ जाएगा, 5 या 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और यहां पर 3। देखिए कर्क लगन है। अब कर्क लगन में जो है देखिए शुभ ग्रहों की अगर हम बात करें, यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा जो है शुभ ग्रहों की राशि केंद्र के भाव में आकर, अगर चंद्रमा जो है यहाँ पर मैंने एक कुंडली में देखा था, यहाँ पे जो है चंद्रमा सपोज करिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, अब ये चंद्रमा जो है कहाँ पर बैठ गए, इनके दशम भाव में बैठ गए हैं। अब ये क्या थे, शुभ ग्रह थे, तो इसका मतलब अब ये शुभ ग्रहों से संबंधित अब ये जो ग्रह है ये यहाँ पर केंद्र के भाव में बैठकर केंद्राधिपति दोष का निर्माण करेगा। तो इस व्यक्ति के जो है कर्म क्षेत्र में जो है समस्या वाक्य में है, और चंद्र की महादशा जितने साल तक चली है तो उतने साल तक जो है व्यक्ति के जीवन में कर्म स्थान में जो है समस्या उत्पन्न ही है। तो ये बात सत्य है कि यहाँ पर केंद्राधिपति दोष का निर्माण होगा। और यहाँ पर बैठकर देखिए कोई योग तो बनेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, चंद्रमा तो अगर अपनी स्वयं की भी राशि में होता तो वहां पर भी समस्या ही उत्पन्न करने वाला होता। तो आपको कुल मिलाकर केंद्राधिपति दोष के बारे में इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि ये बहुत अधिक परेशानी नहीं कर, तब भी मैं कहता हूं अगर केंद्राधिपति दोष लगता भी है तब भी बहुत अधिक परेशानी नहीं करते हैं। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं गुरु ग्रह से संबंधित। अब गुरु ग्रह का क्या होता है, गुरु अगर यहां पर भी बैठ जाता है ना सप्तम भाव में, और अगर राशि कोई भी हो, किसी भी तरीके से राशि हो, तो वहां पर वो जो है मतलब सपोज करें कोई डिफरेंट राशि हो, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 नंबर हो या 2 नंबर या 3 नंबर हो, मतलब मिथुन राशि हो, इस तरीके से अगर कोई भी राशि हो और यहाँ पर बैठा गुरु जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु का कार्य, गुरु सप्तम भाव की बात करी सिर्फ जो है, अब ये शुभ ग्रह है, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि ग्रह बैठने, यहाँ पर ग्रह के बैठने से केंद्राधिपति दोष नहीं होता, अगर वो केंद्र के स्वामी है तभी केंद्राधिपति दोष बनता है। अब गुरु यहाँ पर बैठ के, क्योंकि गुरु का नेचर क्या है, देखिए गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु कहीं ना कहीं नियम कायदे वाले होते हैं, तो वो यहां पर बैठकर कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के दांपत्य में समस्या, इसी कारण से नियम कायदे के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है, तो वहां पर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें केंद्राधिपति दोष के बारे में, तो प्रैक्टिकली इसका बहुत अधिक परिणाम जो है, बहुत अधिक दुष्प्रभाव की बात करें तो ऐसा नहीं होता, और अगर होता है तो मैंने जिन जिन तरीके से बताया कि किस किस केस में हो सकता है, आपको कई सारे मतलब अधिकतर सारे ही लगन में हो जाता, मतलब बता दिया है, मतलब जैसे इन सब लगन की बात करें, तो उससे अलावा जो है अगर मेष लगन की बात करें या फिर अगर हम बात करें आपके वृषभ लगन की, तो उनसे संबंधित जो शुभ ग्रहों की राशि है, अगर उस राशि के स्वामी जो है अगर वो केंद्र में बैठते हैं और वो जो है कोई योग भी नहीं बना रहे हैं, और तो वहां पर जो है केंद्राधिपति दोष का जो है निर्माण हो जाता है, तब वहां समस्या उत्पन्न होती है। फिर भी इसको आप बहुत अधिक क्रूरता से नहीं ले सकते, केवल जैसे अगर बात करते हैं बहुत अधिक शुभ नहीं तो बहुत अधिक अशुभ नहीं, इस तरीके की स्थिति सम स्थिति को आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये योग जो है बनता है। इसमें अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो, और आप अपना वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना तर्क अवश्य दीजिए कि क्या बात, मतलब इसमें अगर आपको भी कुछ एडिशन ऐड करना है तो आप स्वयं भी ऐड करिए कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, कुछ अपना भी तर्क आप अवश्य दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।